लेक्चर को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3। और हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय की शक्तियां पढ़नी शुरू की थी, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़ने हम लोगों ने शुरू किए थे। और उच्चतम न्यायालय के अनेक क्षेत्राधिकारों की चर्चा हम लोगों ने की थी। जैसे उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियां भविष्य में सबूत के तौर पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी और इन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होगा। आरंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा था। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकारों के बीच के मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध चुनौती उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है। संवैधानिक मामले हो, सिविल मामले हो, क्रिमिनल मामले हो, किसी भी मामले में चुनौती दी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय की पुनः जांच करने की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है। निर्णय के पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय किसी भी एक केस को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या अपने पास मंगा सकता है और डायरेक्शंस के साथ हाईकोर्ट को वापस कर सकता है कि वो सुनवाई करे। इसके बाद हम लोग को चर्चा करनी थी आर्टिकल 141 से। आर्टिकल 141 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। स्वयं को छोड़कर, खुद उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय से खुद बंधा नहीं होगा, स्वयं को छोड़कर। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय सुनाए हैं वो उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होंगे, लेकिन उसे छोड़कर देश में जितने भी न्यायालय हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे। इसको कहते हैं पूर्व निर्णय का सिद्धांत। पूर्व निर्णय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। पूर्व निर्णय का सिद्धांत कि पहले जो निर्णय दिया जा चुका है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सबको मानना हो। ये बात हम पहले से भी आपको बताते आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे देता है वो पूरे देश के सभी न्यायालयों को मानना होता है और सबको मानना होता है, न्यायालय ही नहीं। और जो नहीं मानेगा उस पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चला देगा। तो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होता है, पूर्व निर्णय का सिद्धांत कहलाता है। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों आदि को लागू करने की शक्ति। दो बातें इसमें हम लोग लिखेंगे, समझाते हैं फिर लिखाते हैं इसको, क्योंकि आर्टिकल 141 तो सीधी सी बात है कि भाई उच्चतम न्यायालय का निर्णय सबके लिए बाध्यकारी होना है। आर्टिकल 142 कहता है कि पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से, कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मुकदमा कहीं भी चल रहा हो और अगर तुरंत न्याय करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, न्याय करने में विलंब हो रहा है, उच्चतम न्यायालय को लगता है कि भाई न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि वह मामले की तुरंत सुनवाई करे, तो उच्चतम न्यायालय सारे नियमों इत्यादि को छोड़ करके और पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित कर सकता है। फिर उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि नियम क्या है, कानून क्या है और तमाम चीज़ें, क्योंकि पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस, जस्टिस करना महत्वपूर्ण है। तो हमेशा ये शक्ति प्रयोग नहीं की जाती, अपवाद के अनुसार कभी कभी प्रयोग में लाई जाती है, यदा कदा प्रयोग में आती है। तो कभी कभी प्रयोग की है सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब इस शक्ति का प्रयोग किया तो कभी कभी विवादों में भी रही। जैसे तमिलनाडु सरकार ये चाहती थी, वहाँ जो डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो वहाँ की इस समय सरकार है, तो वो जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं वो ये चाहते थे कि राजीव गांधी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके हत्यारों को जो सजा दी गई थी वो सजा माफ कर दी जाए। पहले उन्हें मृत्युदंड दिया गया था तो उसे आजीवन कारावास में बदलवा दिया गया। फिर अब वो वहाँ की सरकार चाहती थी, पोलिटिकल पार्टी चाहती थी कि आजीवन कारावास भी माफ हो जाए और वो जेल के बाहर आ जाए। मुकदमेबाजी होती रही, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसे विषय जाते हैं, राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, फिर राष्ट्रपति के लिए रख लिया, फिर ये सब उठापटक होती रही। नतीजा ये हुआ कि वो सब सुप्रीम कोर्ट चले आए और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 के अंतर्गत पावर का उपयोग करते हुए जो लोग जेल में बंद थे राजीव गांधी की हत्या में, उन सबको जेल से रिहा कर दिया। अब वो सब जेल से बाहर हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। तो पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से अब उनकी नज़र में ये न्याय होगा, लेकिन मेरी नज़र में फिलहाल ये न्याय नहीं है। मेरी नज़र में न्याय इसलिए नहीं है क्योंकि जेल में भले ही आचरण अच्छा कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो कुकृत्य किया है पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करके, उसके लिए किसी भी तरीके की माफी संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये गलत मैसेज देती है समाज में। दंड ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में कभी गलत मैसेज ना जाए, वरना अपराधियों के हौसले बढ़ेंगे। उन्हें लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, हत्या कर देंगे, आजीवन कारावास किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, मौत की सजा मैनिपुलेट हो जाएगी, आजीवन कारावास पा जाएंगे, 14 साल 15 साल जेल में बिताने के बाद एक अच्छा आचरण करेंगे। वहाँ किसको मारो पीटोगे तो वहाँ किसको मारे पीटेंगे, तो अच्छा आचरण करने के बाद कहेंगे जेल से बाहर निकाल दो। तो ये एक जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है देश में, और इस ट्रेंड के कारण कानून के प्रति अपालन का जो भाव और अपराध के बढ़ने का जो भाव विकसित हो रहा है वो ठीक नहीं है। मेरी निगाह में तो ये अच्छी बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जिस शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सबके अपने अपने देखने के तरीके हैं। मेरे देखने का तरीका यही है कि मुझे लगता है कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट का ठीक नहीं था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को लगा कि नहीं नहीं ठीक है, बाहर निकाल दो, हत्या बहुत पुरानी बात हो गई, कर दिया, कोई बात नहीं, लड़कों से गलती हो जाती है, हमारे यहाँ इस विचार के भी लोग हैं, तो माफी दे दी। तो आर्टिकल 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार। जो दूसरा पॉइंट ये कहता है, लिखो पहला पॉइंट लिखो फिर दूसरा पढ़ाते हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से, पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय, पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कोई आदेश
पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से कोई उच्चतम न्यायालय कोई आदेश आदि जारी कर सकता है। आदेश है, निर्णय दे सकता है, निर्देश दे सकता है, डिक्री जारी कर सकता है। डिक्री मतलब अधिकारों का विवेचन करने वाला आदेश, इसमें एक किसी का अधिकार निश्चित किया जाता है, उसे डिक्री कहते हैं। तो ये सब न्यायालय जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पहला तो ये हो गया कि भाई पूर्ण न्याय करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कुछ भी कर सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय जब मामलों की सुनवाई करेगा तो उसे लोगों को सम्मन करने का अधिकार है, दस्तावेजों को सम्मन करने का अधिकार है, उसकी जांच करने का अधिकार है, न्यायालय के लिए अवमानना, अगर न्यायालय की अवमानना है तो उसके लिए दंड देने का अधिकार है। इस तरीके की जिन शक्तियों का प्रयोग न्यायालय करता है वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत करेगा। इसके लिए संसद कानून बनाती है और संसद उन्हीं कानूनों के अंतर्गत ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो संसद ने समय समय पर कानून बनाए हैं, उन्हीं कानूनों के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाएंगे। जैसे अभी 1 जुलाई से जो कानून लागू हुआ, 3 कानून लागू हुए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य। तो जो साक्ष्य के अधिनियम है, अब इसी अधिनियम के अंतर्गत सबूत लिए जाएंगे, इसी अधिनियम के अंतर्गत सारा कार्य किया जाएगा। तो संसद जो कानून बना देगी उसी कानून के अंतर्गत न्यायालय न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ। तो दूसरा पॉइंट लिखो इसमें दूसरा पॉइंट लिखो। संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति या दस्तावेज को सम्मन करने बुलाने, किसी दस्तावेज या व्यक्ति को सम्मन करने बुलाने, साक्ष्य लेने, सबूत लेने, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने इत्यादि शक्तियां होंगी, इत्यादि शक्तियां होंगी। अब आर्टिकल 143 जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ क्या है? परामर्शी क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधि, कानून के किसी विषय पर या किसी तथ्य के विषय पर, कोई भी विषय है जो कानून से जुड़ा हुआ है, तथ्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे विषय पर राष्ट्रपति को लगता है कि उच्चतम न्यायालय से राय लेना उचित होगा, राष्ट्रपति को लगता है कि उच्चतम न्यायालय से राय लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास वह विषय राय लेने के लिए भेज सकता है। कैसे भेजेगा? राष्ट्रपति की ओर से महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, पहले पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति की ओर से अटॉर्नी जनरल उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होता है, राष्ट्रपति की बात रखता है। उच्चतम न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठती है, यानी कम से कम 5 न्यायाधीश बैठेंगे एक साथ और 5 न्यायाधीश उस मामले को सुनेंगे और बहुमत से अपनी राय बनाएंगे और वो राय दे देंगे। अब जो राय उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को दी है, राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और न ही उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई विषय उच्चतम न्यायालय के पास राय देने के लिए भेजा है तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने से मना कर सकता है, ओपिनियन देने से मना कर सकता है, परामर्श देने से मना कर सकता है कि नहीं नहीं ये आप खुद निपटा लो, इसमें मेरे परामर्श की जरूरत नहीं है, ऐसा कह सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है तो वो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी भी नहीं है कि वो राष्ट्रपति माने, तो राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी भी नहीं है ऐसा परामर्श। दोनों बातें हैं। लेकिन एक अवसर है जब उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के लिए परामर्श देना बाध्यकारी है। एक अवसर है, वो अवसर कौन सा है? मान लो अगर राष्ट्रपति ऐसे विषय पर राय मांगता है जो संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों, समझौतों, संविदाओं, इन सब पर आधारित हो। अगर राष्ट्रपति ऐसे विषय पर राय मांगता है, तो अगर राष्ट्रपति ऐसे विषय पर राय मांगता है तब राय देना बाध्यकारी है, तब उच्चतम न्यायालय राय अवश्य देगा, उच्चतम न्यायालय राय देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन उच्चतम न्यायालय जो राय तैयार करके देगा, जो परामर्श देगा, वो परामर्श राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। यहाँ उच्चतम न्यायालय के द्वारा परामर्श देना बाध्यकारी है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए उस परामर्श को मानना बाध्यकारी नहीं है। तो लिखो, 2 बातें हैं यहाँ पर जो हमने पढ़ी आर्टिकल 143 में। लिखो, पहला पॉइंट लिखो आर्टिकल 143 में, किसी विधि या तथ्य के विषय पर, किसी विधि या तथ्य के विषय पर, किसी विधि या तथ्य के विषय पर यदि उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगना उचित है, उचित है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ये राष्ट्रपति तय करेगा उचित है कि नहीं, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। पहला चेंज करके लिखो, राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी उपस्थित होता है, राष्ट्रपति की ओर से महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होता है, राष्ट्रपति की ओर से महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होता है। उच्चतम न्यायालय की कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई करती है, उच्चतम न्यायालय की कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच सुनवाई करती है और परामर्श देती है, और परामर्श देती है।
पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो। किंतु न तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, न तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य है, और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। दोनों एक दूसरे की बात के लिए बाध्य नहीं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। यदि राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श, यदि राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले किए गए समझौतों आदि पर आधारित है, संविधान लागू होने से पहले किए गए समझौतों आदि पर आधारित है, तो उच्चतम न्यायालय परामर्श अवश्य देगा, तो उच्चतम न्यायालय परामर्श अवश्य देगा। यद्यपि, तो उच्चतम न्यायालय परामर्श अवश्य देगा, यद्यपि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, यद्यपि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन। इतने ज्यूरिसडिक्शन हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन ज्यूरिसडिक्शन से क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आप पेपर देखोगे तो क्वेश्चंस आए हैं, तो आसान से हैं, एक दो बार पढ़ लोगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। अब इसमें नोट लिख लो जरा, एक दो पॉइंट आपको नोट के रूप में लिखा देते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करता है तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कितने जजेस एक साथ बैठ करके सुनवाई करेंगे। जिस कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है उसको बेंच कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहते हैं। तो एक बेंच में यानी एक कोर्ट में कितने न्यायाधीश बैठ करके मामले को सुनेंगे ये कहीं मेंशन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तय करता है कि किस मामले में कितने जज शामिल होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दो लिमिटेशन इस पर लगाता है, आर्टिकल 145 इस पर दो लिमिटेशन लगाता है, दो सीमाएं लगाता है कि अगर मामला परामर्शी है जो हमने अभी लिखा, या फिर संवैधानिक मामला है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी है या एडवाइजरी बेंच बनानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है जहां संविधान से संबंधित मामले सुने जाएंगे, एडवाइजरी बेंच का मतलब जहां राष्ट्रपति को परामर्श देने वाला मामला सुना जाएगा। तो अगर बेंच एडवाइजरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। इसके अलावा किस बेंच में कितने न्यायाधीश होंगे ये सीजीआई तय करता है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति तय करता है। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, उच्चतम न्यायालय की किसी बेंच में कितने न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय की किसी बेंच में कितने न्यायाधीश होंगे, यह निर्णय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, यह निर्णय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। किंतु किंतु संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने में, किंतु संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने में और परामर्शी मामलों की सुनवाई करने में, और परामर्शी मामलों की सुनवाई करने में बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। बेंच में कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात, रिटायर होने के बाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात, रिटायर होने के पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, यानी वकालत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जब पद से रिटायर होंगे तो पद से रिटायर होने के बाद वकालत नहीं करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके लिए। अब इसके बाद हम लोग उच्चतम न्यायालय की चर्चा हमने कर ली, अब हम लोग उच्च न्यायालय की चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 कहता है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ कि हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए अलग अलग नहीं है। तो इसके लिए आगे व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 230 कहता है कि संसद किसी उच्च न्यायालय पर, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार संघ राज्य तक कर सकेगी। किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ राज्य के लिए कर सकेगी। जैसे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप किसके क्षेत्राधिकार में आएगा, वहां के लिए कौन सा हाईकोर्ट होगा, तो केरल को कह दिया गया। अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार के मामले किस हाईकोर्ट में आएंगे, तो ये कह दिया गया भाई कोलकाता हाईकोर्ट में आएंगे। तो अगर किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाईकोर्ट अलग नहीं है, वैसे तो संसद बना सकती है,
लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट के लिए, किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट नहीं है, तो आसपास के जो हाई कोर्ट हैं उनका क्षेत्राधिकार किसी यूनियन टेरिटरी तक बढ़ाया जा सकता है, संसद करेगी कानून के द्वारा। आर्टिकल 231, संसद, ये भी सभी कानून के द्वारा, संसद जो भी काम करेगी कानून के द्वारा। संसद 2 या अधिक राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट बना सकेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों या यूनियन टेरिटरी के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। जैसे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो ऐसा किया जा सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 241 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर विधि द्वारा किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी के लिए अलग हाई कोर्ट बना सकेगी। किसी यूनियन टेरिटरी के लिए अलग हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में केवल एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली, जो बनाया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर भी पहले राज्य था, अब उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी के रूप में अपना हाई कोर्ट अलग रखता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का ये जो स्टेटस है, ये परमानेंट स्टेटस नहीं है। दिल्ली का तो परमानेंट स्टेटस है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी रहेगी, क्योंकि दिल्ली को राज्य नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली को राज्य बनाने का मतलब है कि देश को नुकसान पहुंचाना। क्यों? आगे जब संघ राज्य पढ़ेंगे तो वहां आपको समझाएंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी को हर देश अपने नियंत्रण में रखता है, हर देश की केंद्रीय सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। पूरे विश्व में यही प्रचलन में है, पूरे विश्व में ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि राजधानी होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं केंद्र सरकार की, तो वो जब तक नियंत्रण में नहीं रहेगी तब तक वो जिम्मेदारी निभाना संभव नहीं है। तो दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी रहेगा ही, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी अस्थायी तौर पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। जैसा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित वक्तव्य दिया है, उसके आधार पर हम लोग कह रहे हैं कि अस्थायी तौर पर यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इस समय 2 यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है, लेकिन नॉर्मली एक ही यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, और वो है दिल्ली। क्योंकि जम्मू कश्मीर परमानेंट नहीं है यूनियन टेरिटरी के रूप में, वो आगे चलकर के राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा, स्टेटहुड प्राप्त कर लेगा। तो ये प्रावधान ये बताते हैं कि कैसे उच्च न्यायालयों का गठन राज्यों में किया जा सकता है। कौन करेगा? ये सब संसद करेगी। कैसे करेगी? कानून बना करके। संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, संसद कानून बनाएगी और कानून बना करके इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग कर सकती है। अब उच्च न्यायालय में कैसे न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, कैसे गठन होगा, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाईकोर्ट का गठन या हाईकोर्ट की संरचना। हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, चीफ जस्टिस होगा, सीजे होगा, और अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश कौन होंगे? अन्य न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब देखो, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? हम लोगों ने पढ़ा था, ये आर्टिकल 216 है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, 216 है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करती है। अन्यथा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 1+7 था, लेकिन बाकी जो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ेगी वो संसद कानून बना के बढ़ाएगी। लेकिन हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की संख्या तय करने, निश्चित करने और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यहां संसद को अधिकार नहीं है। अब इसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की, जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदमुक्ति, सब कुछ आर्टिकल 124 में है, ऐसे ही यहाँ पर सारी बातें आर्टिकल 217 में है, 217 में है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदमुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, सब कुछ अनुच्छेद 217 में है। तो क्या प्रावधान है नियुक्ति के बारे में? न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग बात लिखी गई है, जो व्यवहार में प्रचलन है वो अलग है। व्यवहार में तो हमने पढ़ा है, क्या है, पहले लिखा है, व्यवहार में जो प्रचलन है वो है कॉलेजियम, लिख लिया है। 1993 में कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट आया था। 3 चीज़ों के लिए कॉलेजियम लिखा है हम लोगों ने। पहला, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, दूसरा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, तीसरा एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जज का ट्रांसफर। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कॉलेजियम की चर्चा की है। तो व्यवहार में तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा नहीं था कॉलेजियम का। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 217 कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कैसे करेगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य का हाईकोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है, और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करता है। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 217 ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और कैसे की जाएगी? सीजीआई और प्लस राज्यपाल के परामर्श से। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उस चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। और जो अन्य न्यायाधीश हैं,
इन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करेगा? राष्ट्रपति इनसे तो परामर्श लेगा, सीजेआई, राज्यपाल, ये दो तो शामिल रहेंगे ही, एक और शामिल हो जाएगा। वो कौन होगा? सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सीजे ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के परामर्श से, ये परामर्श करेगा। तो चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यपाल की राय लेकर के, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल और उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लेकर के। इस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं। जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनके लिए योग्यता क्या होगी? पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दो योग्यताओं में से दो योग्यताएं हैं, भारत का नागरिक हो और दो में से कोई भी योग्यता हो। कौन सी योग्यता? किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। इन दो में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। तो दोनों योग्यता का अर्थ क्या है? एक तो भारत का नागरिक है, वो तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है किसी न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश हो। इसका अर्थ ये होता है कि जो जिलों में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जिला न्यायाधीश होते हैं, उन जिला न्यायाधीशों को प्रमोशन से कॉलेजियम से ही नाम जाता है, नाम कॉलेजियम ही भेजेगा, क्योंकि व्यवहार में कॉलेजियम ही है प्रक्रिया। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने लिखा है ये नियुक्ति, व्यवहार में लिख लो, यहाँ व्यवहार में कॉलेजियम है, ये तो वो हम पहले भी बता चुके हैं, लिखा चुके हैं कॉलेजियम। तो व्यवहार में नियुक्तियां तो कॉलेजियम से होती हैं। तो इसीलिए यहाँ भी जो योग्य इन लोगों की नियुक्तियां हैं, जो लोग 10 साल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, उनके नाम की भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम ही करता है, कॉलेजियम ही करता है। तो ऐसे लोग जाते हैं, पदोन्नतियों से जाते हैं। और दूसरा है किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। तो जो लोग 10 साल हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हों, उन्हें भी भेजा जाता है, उन्हें भी नियुक्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, आर्टिकल 217 में यहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, यहाँ केवल हाई कोर्ट लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कंसीडर किया जाता है, करना ही पड़ेगा, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लिखा नहीं है, लिखा केवल हाई कोर्ट है कि किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी रहा हो, ये मान लिया जाता है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो जो लोग 10 साल की वकालत कर चुके होते हैं, उनका नाम यदि कॉलेजियम रिकमेंड करता है तो उन्हें भी जज नियुक्त किया जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो तो न्यूज़पेपर में अक्सर खबरें छपती रहती हैं कि कॉलेजियम ने 3 नामों को रिकमेंड किया है। तो आप पढ़ सकते हो कि कॉलेजियम ने कहाँ कहाँ से किन किन लोगों को किन किन आधारों पर रिकमेंड किया है। ये न्यूज़ में अक्सर आता रहता है, क्योंकि रिटायर होना और नियुक्त होना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये आप न्यूज़ इस तरीके की देखते रहोगे। योग्यता, कार्यकाल, शपथ पहले लिख लेते हैं फिर कार्यकाल। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है, तीसरी अनुसूची के अनुसार, 3rd शेड्यूल के अनुसार विधि न्याय का पालन करने इन सारी बातों की शपथ दिलाया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा? 62 ईयर्स की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक, 65 ईयर्स तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के जज हैं वो 62 ईयर्स तक, 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। यहाँ नियुक्त करने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है, कहीं कोई मिनिमम एज नहीं है। लेकिन जो एक परंपरा सुप्रीम कोर्ट ने अपना रखी है, वो ये मान के चलता है कि जो एक परंपरा अपना रखी है, कहीं रिटर्न नहीं है, कि 45 साल से पहले किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज नहीं बनाना है, किसी भी कीमत पर नहीं बनाना है। वैसे इन जनरल ये एज 50 है, कि 50 से ऊपर के लोग हो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी दशा में 45 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। ये एक मैंने इन जनरल बात बताई, ये कहीं रिटर्न नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में नामों को एक्सेप्ट करता है, नामों पर विचार करता है, तो उसने कुछ क्राइटेरिया कॉलेजियम की मीटिंग के लिए बना रखे हैं। तो ये वो अंदर के क्राइटेरिया हैं कि किन किन बातों पर विचार होता है, और भी थोड़ी थोड़ी बातें हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं है। तो कोई मिनिमम एज नहीं होती, मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स की। 62 ईयर्स तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कैसे हटाया जाएगा? कैसे हटाया जाता है जजेस को? जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं, उसी तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं? जो प्रक्रिया आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में लिखी है। क्या लिखी है वो प्रक्रिया? वो प्रक्रिया ये लिखी है कि राष्ट्रपति पद से हटा सकता है असमर्थता या कदाचार के आधार पर, जब संसद हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे। संसद कैसे पारित करती है ये प्रस्ताव? संसद पारित करती है दोहरे बहुमत से, यानी प्रत्येक सदन पारित करते हैं, और प्रत्येक सदन अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, जो उस सदन के आधे से अधिक होना चाहिए, यानी उस सदन के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। जब ऐसा प्रस्ताव पारित होता है तभी न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। तो ये हाई कोर्ट में
जजेस को नियुक्त करने और हटाने की बात हो गई। अब यहाँ पर भी जब अस्थायी तौर पर रिक्ति हो जाए, वैकेंसी हो जाए, तो यहाँ पर भी पदों के भरने की व्यवस्था की गई है। क्या है पदों के भरने की व्यवस्था? पहली बात, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ भी है, आर्टिकल 223। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो, अचानक पद रिक्त हो गया या किसी भी कारण से मुख्य न्यायमूर्ति कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है, बीमार हो गया, कुछ भी त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कर सकता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकता है। अब जैसे हम लोगों ने एडहॉक जजेस पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में, पढ़ा था कल एडहॉक जज। एडहॉक जज वो लोग होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी तौर पर हाई कोर्ट से कार्य करने के लिए बुलाए जाते हैं। कौन बुलाता है? सीजीआई बुलाता है, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति बुलाता है, राष्ट्रपति से पहले से ही सहमति लेकर के। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इस तरीके से एडहॉक जजेस का प्रावधान हाई कोर्ट में नहीं होता, हाई कोर्ट में नहीं होते एडहॉक जज। तब क्या होगा? हाई कोर्ट्स में अपर जजेस होते हैं, अपर जज, अपर न्यायाधीश, आर्टिकल 224। इसमें दो बातें हैं। पहला, अपर न्यायाधीश, एडिशनल जज, एडिशनल जज, अपर न्यायाधीश। यहां पर मान लो हाई कोर्ट में भी कार्यभार ज्यादा है, जजेस कम है, वैकेंसी है, क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा वैकेंसी रहती है, कॉलेजियम नाम रिकमेंड करके भेज नहीं पाता, तो हाई कोर्ट्स में वैकेंसीज रह जाती हैं। क्यों नहीं कॉलेजियम नाम भेजता, क्या है रीजन पता नहीं, लेकिन सारे हाई कोर्ट में सारे जजेस नहीं होते, जबकि 50 लाख से ज़्यादा केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ संवेदनशीलता नहीं है। अपर न्यायाधीश, जब हाई कोर्ट में वैकेंसी है, हाई कोर्ट में कार्यभार ज़्यादा है और परमानेंट न्यायाधीश कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तब मैक्सिमम 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर, इसका मतलब है मैक्सिमम 2 साल, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, जितना चाहे, लेकिन मैक्सिमम 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। तो जैसे वहाँ एडहॉक होता था, तो एडहॉक में अस्थायी तौर पर था, कोई समय सीमा नहीं थी, सीजीआई बुलाता था, रिक्वेस्ट करता था हाई कोर्ट के जजेस को कि भाई आके बैठ के काम कर लो यहाँ पर कुछ दिन। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है अपर न्यायाधीश को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। जब उच्च न्यायालय में स्थान रिक्त हो और कार्यभार अधिक हो, जब उच्च न्यायालय में स्थान रिक्त हो, कार्यभार अधिक हो, तो जो लोग हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें अधिकतम 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए या 62 वर्ष की आयु तक। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो किसी को अपर जज बना दिया गया, किसी को एडिशनल जज बना दिया गया और वो 61 साल का है, 61 ईयर्स का है, तो हाईकोर्ट में तो 62 ईयर्स के बाद कोई जज रहेगा नहीं, तो जैसे ही वो 1 साल के बाद 62 ईयर्स पूरा करेगा, वैसे ही वो जज नहीं रह जाएगा। जैसे ही वो 1 साल के बाद 62 ईयर पूरा करेगा, तो 1 साल बाद उसे रिटायर होना होगा, क्योंकि जो 2 साल की अवधि है वो 62 क्रॉस नहीं करेगी। तो अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश बनाया जा सकता है व्यवहार में। और राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करता है? सीजीआई के परामर्श से, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्त करता है। व्यवहार में क्या होता है? कॉलेजियम की सिफारिश से होता है। व्यवहार में कॉलेजियम की सिफारिश से होता है। अब यहां पर एक बात और आपको बता दूं जो लिखा नहीं है, लेकिन यही व्यवहार में होता है। कभी भी हाई कोर्ट में परमानेंट जज डायरेक्ट अपॉइंट होता ही नहीं है। हाई कोर्ट में कभी भी परमानेंट जज डायरेक्ट अपॉइंट होता ही नहीं है। कॉलेजियम से पहले अपर जज बनाए जाते हैं, एडिशनल जज बनाए जाते हैं। यही परंपरा है, यही अपनाया गया है, लिखा नहीं है, मैंने पहले बताया, व्यवहार में यही अपनाया जाता है। पहले कॉलेजियम की सिफारिश से एडिशनल जज बनाए जाते हैं। उन एडिशनल जज का कामकाज देखा जाता है, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे सुनवाई कर रहे हैं। अगर लगा कि नहीं क्वालिटी नहीं है, तो 2 साल पूरा होते ही उनको ड्रॉप कर देते हैं, या और कम पहले ही उनको ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर लगा कि नहीं भाई जज ठीक काम कर रहा है, मामले की ठीक तरीके से सुनवाई कर रहा है, तो उसी को परमानेंट कर देते हैं। जो एडिशनल जज बनाया है उसी को परमानेंट कर देते हैं। तो व्यवहार में यहीं से परमानेंट जज जाते हैं, लेकिन इसलिए अपर जजेस का प्रावधान था नहीं, ये व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये अपर न्यायाधीश हो गए। यहाँ एडहॉक जज नहीं होते, हमने पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। यहाँ पर एक और तरीके के न्यायाधीश होते हैं, उनको कार्यकारी न्यायमूर्ति कहते हैं। अलग पेन से लिख दो तो सही रहेगा। एक्टिंग जज, इसी आर्टिकल में एक्टिंग जज की बात है। एक्टिंग जज क्या होता है? देखो अभी एक्टिंग सीजे पढ़ा था हम लोगों ने, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति पढ़ा था हमने। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति वो है जब मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थित है, किसी भी कारण से एब्सेंट है,
तो उसकी जगह पर अस्थायी समय के लिए जब तक कि मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक राष्ट्रपति किसी को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति बना देता है। जब परमानेंट जज आ जाएगा तो ये हट जाएगा, परमानेंट चीफ जस्टिस आ जाएगा तो ये हट जाएगा। लेकिन यहां पर कार्यकारी न्यायमूर्ति है, कार्यकारी न्यायमूर्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो जैसे हाईकोर्ट में किसी मामले पर सुनवाई चल रही है, कोई सुनवाई कंटिन्यू है, अब उस सुनवाई के दौरान या कोई जज है, कार्य कर रहा है, वो जज एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई 6 महीने बेड से उठोगे नहीं, 5 महीने बेड से उठोगे नहीं अब अगर काम करना है तो, लेकिन 5 महीने बाद एकदम फिट हो जाओगे। अब वो 5 महीने तो कोर्ट आ नहीं पाएगा, बेड से नहीं उठना है, बेड लेकर के तो आएगा नहीं लेटे लेटे कोर्ट में सुनवाई करने। तो 5 महीने वो बेड रिडन हो गया, बिस्तर पर पड़ गया, बेड पर पड़ गया, या आईसीयू में एडमिट हो गया, डॉक्टर ने कहा भाई रिकवरी में 4-5 महीने लग जाएंगे, हो जाएगा रिकवर लेकिन 4-5 महीने लगेंगे। तो अब उस बेंच में जो केसेस चल रहे थे उन मुकदमों की सुनवाई कैसे होगी? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या 5 महीने वो केस सुने ही नहीं जाएंगे? ऐसा तो न्याय कैसे मिलेगा? तो अब इसमें 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि उस जज के सारे केस किसी दूसरे जज को दे दें, ट्रांसफर कर दें। ये भी बड़ा मुश्किल है आज के समय में, क्यों? ओवरबर्डन्ड है हमारे जज, 50 लाख पेंडेंसी है हाई कोर्ट में लगभग, तो हर जज के पास केसेस बहुत सारे हैं। तो जिस जज को सुनना था उसका केस भी उसे, वो अपना ही नहीं सुन पा रहा है। एक दिन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉज लिस्ट बनती है। कॉज लिस्ट का मतलब होता है एक दिन में कितने मुकदमे किस कोर्ट में सुने जाएंगे। नहीं सुने जा पाते, अगली डेट पड़ जाती है, नहीं हो पाते, कभी कभी तो आधे मुकदमे भी नहीं हो पाते। तो ऐसी दशा में जब वो जज नहीं आ रहा है तो उसके मुकदमे दूसरे जज को तो दिए नहीं जा सकते, वो पहले से ओवरबर्डन है। तब क्या होगा? ऐसी दशा में यह व्यवस्था बनाई गई है कि उस 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो जज बनने के लायक है, जो 2 योग्यताएं हमने बताई हैं, किसी भी व्यक्ति को जो जज बनने के लायक है उसको उस जज की जगह पर कार्यकारी जज बना दिया जाए। कार्यकारी जज बना दिया जाए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो 4 महीने वो व्यक्ति जज रहेगा और जैसे ही ये वाला जज ठीक होकर के आ जाएगा वो जज के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। तो ऐसा किया जा सकता है। नॉर्मली जो हाई कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह के रूप में काम करते रहते हैं उनको बुलाया जा सकता है कि 4 महीने के लिए आ जाओ, यहाँ पर एक पोस्ट खाली है, वो जज बीमार है, 4 महीने बाद आएंगे। तो 4 महीने के लिए वो हाई कोर्ट में काम करके फिर जैसे जज आया फिर चले गए वापस। तो इसे कार्यकारी न्यायमूर्ति कहते हैं। तो लिखो यहाँ पर, जब किसी न्यायमूर्ति के पद में आकस्मिक के पद में रिक्ति हो, अनुपस्थित लिखते हैं, रिक्ति नहीं, जब किसी न्यायमूर्ति, इसी को भी हटा दो, कोई लिखो, जब कोई न्यायमूर्ति कार्य करने में सक्षम नहीं है, अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से यानी अनुपस्थित है, इसका मतलब है अनुपस्थित है, अस्थायी रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, बीमारी है या कुछ भी है, यानी अनुपस्थित है, तो उस अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के परामर्श से कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त होगा। नियुक्त की प्रक्रिया वही, यहां भी कॉलेजियम से आएगा, कॉलेजियम के अलावा कोई नहीं आएगा जज में, तो व्यवहार में यहां भी कॉलेजियम है, कॉलेजियम से ही एक्टिंग जज बनेगा, लेकिन एक्टिंग जज बनाया जा सकता है किसी भी एक जज की जगह। सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ये प्रोविजन, हाई कोर्ट में है। और अंतिम बात, हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर में, अरे बड़ी जल्दी आ गया आज, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति, आर्टिकल 224A। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था कि रिटायर्ड जज बुलाए जा सकते हैं, काम करने के लिए बैठाया जा सकता है, ऐसे हाई कोर्ट्स में भी अगर पेंडेंसी अधिक है, कार्यभार अधिक है, तो रिटायर्ड जजेस बुलाए जा सकते हैं। कैसे बुलाए जाएंगे? तरीका वही है, मुख्य न्यायमूर्ति, कहाँ का? उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति से पहले से सहमत ले लेगा, हाई कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उसकी सहमति से, उसकी सहमति से हाई कोर्ट में बैठने एवं कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा, रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहां तरीका बिल्कुल वैसे है जैसे वहां सीजीआई बुलाता था, वैसे यहां सीजीआई ऑफ हाई कोर्ट बुलाएगा। वहां राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाती थी, यहां भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली जाएगी। हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज से उसकी सहमति से कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट की संरचना हो गई। अब हाई कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार हैं, उन क्षेत्राधिकारों में 2 बात हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। पहला,
आर्टिकल 215 अभिलेख न्यायालय के रूप में। इसकी व्याख्या ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 129 पढ़ी है। आर्टिकल 129 क्या पढ़ा है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसे ही हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। तो आर्टिकल 215 कहता है कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। दूसरी बात, आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 ये कहता है कि उच्च न्यायालय रिट जारी करने की अधिकारिता रखता है। हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में, हम लोग पढ़ेंगे उसको विस्तार से। ये हाईकोर्ट का रिटीय क्षेत्राधिकार है। इसको लिख लो, आगे पढ़ेंगे विस्तार से, इसलिए बस लिख लो केवल। आर्टिकल 227 है, अनुच्छेद 227, आर्टिकल 227 कहता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है। अब इसी शब्द से आपत्ति है वर्तमान सीजीआई को कि अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहना चाहिए। बात सही है, जेन्युइन है कि अधीनस्थ न्यायालय नहीं कहना चाहिए, जिला न्यायालय कहना चाहिए या अन्य न्यायालय कहना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो जिला न्यायालय है, यानी राज्य में हाईकोर्ट के अधीन जितने भी न्यायालय आएंगे उन न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार है हाईकोर्ट का। नोट, नोट में पहला पॉइंट लिखो, नोट में पहला पॉइंट लिखो, किसी हाईकोर्ट, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दो नोट लिखा रहे हैं, लिख लो। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात, रिटायर होने के बाद, किसी हाईकोर्ट का जज सेवानिवृत्ति के पश्चात, किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जहां वह न्यायाधीश रहा है, उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जहां वह न्यायाधीश रहा है, उन न्यायालयों में विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जहां वह न्यायाधीश रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लो कोई एक न्यायाधीश है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में है, अब उसका ट्रांसफर हो गया और वो पटना हाईकोर्ट चला गया, वहां से रिटायर हो गया, या वहां से रिटायर हो गया मान लो, तो अब वो दो हाईकोर्ट में जज रह चुका है, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट, एक पटना हाईकोर्ट। इसका मतलब यह है कि अगर वो वहां से रिटायर हो जाता है तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट और पटना हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। इसके अलावा कर सकता है, झारखंड हाईकोर्ट में करना चाहे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में करना चाहे करे, या दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहे, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करना चाहे, कर सकता है। लेकिन वहां इलाहाबाद और पटना हाईकोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ, यह है आर्टिकल 220, ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220। अगला पॉइंट लिखो नोट में, नोट में अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति सीजीआई की सहमति से या सीजीआई के परामर्श से, राष्ट्रपति सीजीआई के परामर्श से किसी एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, किसी एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 222, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222। तो ये दो बातें हो गई। अब यहां पर जो हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट के एक जज का दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर बेसिकली कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है। हमने शुरू में जब कॉलेजियम लिखाया है तो हमने तीन तरीके का कॉलेजियम लिखाया है, एक सुप्रीम कोर्ट में जज, एक हाई कोर्ट में जज, और तीसरा हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफर। तो बेसिकली ये कॉलेजियम की सिफारिश पर होता है, लेकिन आर्टिकल 222 ये बात लिखता है कि राष्ट्रपति कर सकता है सीजीआई के परामर्श से। तो ये हाई कोर्ट की बात हो गई। अब इसके बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय में सबसे पहले जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे हमने पढ़ा कि भारत सरकार के स्तर पर उच्चतम न्यायालय है, राज्य सरकार के स्तर पर उच्च न्यायालय है, ऐसे ही प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सबसे पहले कोई मुकदमा वहीं जाता है, वहीं सुना जाता है, उसके बाद फिर उसके निर्णय को चुनौती देते हैं तो अपील में चीज़ें आगे बढ़ती हैं, या फिर सीधे मुकदमे भी आते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीधे मुकदमे बहुत कम आते हैं, हाई कोर्ट में ज़्यादा आ सकते हैं। तो जिले स्तर पर जो न्यायालय है उसको जिला न्यायालय कहेंगे, और जिला न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश होगा और जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश होंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी? आर्टिकल 233 कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी उच्च न्यायालय के परामर्श से। जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, वो परामर्श देगा और उसी परामर्श के आधार पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो नियुक्ति होगी वो किस आधार पर होगी? योग्यता क्या होगी? दो योग्यता है, पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो या न्यूनतम 7 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, और हाई कोर्ट ने
नियुक्ति की सिफारिश की हो, न्यूनतम 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो और हाईकोर्ट ने नियुक्ति की सिफारिश की हो। अब इसका अर्थ क्या है? जो दो बातें मैंने लिखी, पहली बात, पहले से न्यायिक सेवा में रहा हो, यानी पहले जो लोग जज होते हैं, लोक सेवा आयोग सेलेक्ट करता है, कैसे करता है अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन न्यायाधीशों को चुनता है जिले स्तर पर एग्जाम के जरिए। तो अगर पहले से लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई जज के रूप में कार्य कर रहा है तो उसको प्रमोशन होते होते सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, इस तरीके से, फिर असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज, इस तरीके से। तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सीनियर मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सहायक जिला जज, अतिरिक्त जिला जज, इस तरीके से जिले में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो एक तो तरीका यह है कि जिले में जो न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को हम प्रमोट करते हैं, उनको हम प्रमोशन देते हैं और प्रमोशन के माध्यम से हम उनको जिला न्यायाधीश बना देते हैं। अथवा दूसरा तरीका यह है कि जिन लोगों ने कम से कम 7 साल तक वकालत की है, जिन्होंने कम से कम 7 साल की वकालत की है, उनको हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त करने की सिफारिश की जा सकती है। उनको हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त करने की सिफारिश की जा सकती है। कैसे होती है? बेसिकली क्या होता है, इसके लिए हाईकोर्ट एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। उस एग्जाम को HJS कहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस कहते हैं, HJS। उस एग्जाम को HJS कहते हैं, हायर जुडिशियल सर्विस कहते हैं। ये हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, लिया जाता है, हाईकोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसमें केवल वही लोग अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने कम से कम 7 साल की वकालत की हो। एक सर्टिफिकेट लगाना होता है कि उन्होंने 7 साल की वकालत की हो। कहाँ, कोई शर्त नहीं है, जिला अदालत में की हो, हाई कोर्ट में की हो, सुप्रीम कोर्ट में की हो, कहीं भी की हो। यहाँ ये नहीं लिखा कि कहाँ वकालत की हो, तो कहीं भी 7 साल की वकालत की हो। और हाई कोर्ट ये एग्जाम लेता है हायर जुडिशियल सर्विस का, इस एग्जाम के जरिए सेलेक्ट करता है। इसमें जो हाई कोर्ट के जज हैं वही पेपर बनाते हैं, वही कॉपी चेक करते हैं, वही इंटरव्यू लेते हैं, यानी जिनमें लॉ की काबिलियत है वही सिलेक्ट होते हैं, जिनमें कानून के समझने की काबिलियत है वही सिलेक्ट होते हैं यहाँ पर HJS में। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का जज ही पर्चा बना रहा है, वही कॉपी चेक करता है, वही इंटरव्यू लेता है, सारा काम वही करता है। तो इस तरीके से सीधे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होते हैं। काबिलियत का ही महत्व है इस देश में, काबिलियत का ही महत्व है, योग्यता का ही महत्व है। हुक और क्रुक के जरिए कहीं कहीं लोग आ जाते हैं, जैसे राजनीति में, वहाँ काबिलियत का योगदान नहीं है, झूठ बोलने का योगदान है, मजा लेने का योगदान है। तो अगर नहीं पढ़ना है, दंड फंद करना है, इधर उधर की बात करनी है, तो बहुत अच्छी है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ जितना झूठ बोल सकते हो, जितना फर्जीवाड़ा कर सकते हो, जितना लोगों को मूर्ख बना सकते हो, उतना आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर ऐसे लोग मंत्री बने हैं जो अपनी शपथ भी नहीं पढ़ पाए हैं। राजनीति में जाने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। लेकिन अगर योग्यता हासिल करनी है, वहाँ यही योग्यता है। आज के समय में राजनीति का यही ट्रेंड बन गया। ऐसा नहीं है, राजनीति ऐसा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति एक पवित्र चीज़ है। पवित्र चीज़ इसलिए है क्योंकि यहीं से देश के लिए नीतियाँ बनती हैं, यहीं से देश के लिए सारे एजेंडे तय होते हैं, विकास के एजेंडे तय होते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों की बहुतायत होती जा रही है। लेकिन जो पद हैं, जैसे सिविल सेवा के पद हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मैं न्यायिक सेवा की बात कर रहा हूँ, जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, यही बैकबोन है सिस्टम की, यही सिस्टम की बैकबोन है। इन्हीं के आधार पर हमारा पूरा सिस्टम रन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ योग्य लोग आते हैं, जिनके पास दिमाग है, नंबर 1, शुद्ध दिमाग भी है, समझदार है, चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें काबिलियत हासिल करते हैं, योग्यता हासिल करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए जो सिविल सेवाएं हैं, न्यायिक सेवा, ये न्यायिक सेवा की बात कर रहे हैं, ये सब योग्यता वाली चीज़ें हैं। योग्य लोगों को यहाँ पर लिया जाता है, जो योग्यता अपनी निर्धारित कर पाते हैं, जो योग्यता अपनी विकसित कर पाते हैं। जिला न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 234, अनुच्छेद 234। एक तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, मैंने बताया आपको। दूसरा है जिला न्यायाधीश से भिन्न, यानी जिला न्यायाधीश के अलावा जिले में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कैसे की जाती है? यहां भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल कैसे करता है? उच्च न्यायालय प्लस राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से। यहां भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन राज्यपाल कैसे करेगा? हाईकोर्ट और राज्य का लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके परामर्श से नियुक्ति करेगा। तो लिखने में तो ये लिखा गया कि हाईकोर्ट और राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श करके करेगा। व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में राज्य की सरकार वैकेंसी निकालती है कि भाई जिले स्तर पर इतने न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हैं। तो राज्य की सरकार वैकेंसी निकालती है, उस वैकेंसी के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में, हाईकोर्ट की परमिशन से राज्य का लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है। और उस एग्जाम के माध्यम से जिन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है, राज्यपाल उन्हें जज के रूप में नियुक्त करता है।
तो इस तरीके से ये जिला न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। जैसे आप देखो अलग अलग प्रदेशों में पीसीएस जे प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशरी की वैकेंसी आती रहती है। प्रोविंशियल सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सेवा जुडिशरी, न्यायिक की वैकेंसी आती रहती है। यूपी है, एमपी है, ये सब ऐसे वैकेंसीज निकालते रहते हैं। राजस्थान इस नाम से नहीं निकालता, वो आरजीएस के नाम से निकालता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के नाम से निकालता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट में लोक सेवा आयोग, वहाँ के पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल सर्विस में भर्ती के लिए वैकेंसीज निकालते हैं। जो लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं वही केवल एग्जाम दे सकते हैं, वही केवल एग्जाम दे सकते हैं। तो एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें जज के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंटमेंट के प्रावधान है, जो प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 235 ये कहता है, ये 227 जैसा है कि जिला न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। यानी जितने भी जिला न्यायालय हैं वे सब उच्च न्यायालय की निगरानी में काम करते हैं, उन पर उच्च न्यायालय की निगरानी रहती है, उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है। तो ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी कोर्ट कैसे बनती हैं, हम लोगों ने इनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर ली है। तीनों कोर्ट के गठन के बारे में कि कैसे तीनों कोर्ट का गठन होता है। अब इस गठन के बाद हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो कैसे काम करती है, किन किन विषयों को लेकर के कौन कौन से मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जो जुडिशियल सेक्टर है उसमें कौन कौन से इश्यूज उत्पन्न हुए हैं, उन सबको लेकर के हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जिन मुद्दों की चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो मुद्दा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है जनहित याचिका या लोकहितवाद, हिंदी में और भी नामों से जानते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल क्या होती है? पीआईएल जनहित याचिका क्या होती है? देखो, न्यायालय का जो सामान्य नियम है वो है लोकस स्टैंडी। लैटिन भाषा के शब्द हैं ये वाले। लैटिन भाषा में एक शब्द है लोकस स्टैंडी, क्योंकि वर्तमान न्यायिक परंपराएं पाश्चात्य जगत से ही निकली हैं, न्याय के सिद्धांत पाश्चात्य जगत से ही विकसित किए गए हैं, इसलिए वहीं से ये कॉन्सेप्ट ग्रहण किए जाते हैं। तो लैटिन भाषा में शब्द है लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी का अर्थ होता है वाद दायर करने वाले की स्थिति। कौन वाद दायर करेगा, इसका मतलब यह है कि कौन मुकदमा कर सकता है, कौन मुकदमा दायर कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि मुकदमा कौन दायर करेगा। यह कहता है कि उसे पीड़ित होना चाहिए, जो एग्रीव्ड हो, जो पीड़ित हो वही मुकदमा दायर कर सकता है। जिसके अधिकार का हनन किया गया हो वही मुकदमा दायर कर सकता है। जिसके साथ अत्याचार किया गया हो वही मुकदमा दायर कर सकता है। जिसका नुकसान हुआ हो वही मुकदमा दायर कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पीड़ित है तो उसके लिए कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं करेगा। कोई पीड़ित है तो उसके लिए कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं करेगा। पीड़ित के लिए पीड़ित ही मुकदमा दायर करेगा। स्वयं मरने से स्वर्ग मिलेगा, ऐसे समझ सकते हो। स्वर्ग पाना है खुद ही मरना पड़ेगा, लेकिन अच्छे कर्म करके। तो लोकस स्टैंडी कहता है कि भाई जो पीड़ित हो उसी को न्याय मिलेगा। अब जब ये पीड़ित को ही न्याय मिलेगा, ये परंपरा आगे विकसित हुई, तो न्यायालय में मुकदमे बड़े सीमित तौर पर आते थे। क्यों? क्योंकि जो पीड़ित है वही अपने लिए मुकदमा दायर कर सकता है। लेकिन बहुत अवसरों पर ऐसा होता है कि पीड़ित को पता ही नहीं होता कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें उसको न्याय भी मिल सकता है, या उसे उसके अधिकार अगर छीने गए हैं तो ये अधिकार कानूनन उसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। या अगर वह जानता है तो न्याय पाना इतना आसान नहीं है, बहुत खर्चीला है। तो इसलिए उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो न्याय पाने के लिए मुकदमेबाजी कर सके, मुकदमे का सहारा ले सके। नतीजा ये है कि वो न्याय पाने के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता। न्याय पाने के लिए न्यायालय तक नहीं पहुंच पाता। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इस नियम में थोड़ी छूट दी जाए, लोकस स्टैंडी के नियम को थोड़ा सरल बनाया जाए। कैसे सरल बनाया जाए? लोकस स्टैंडी का नियम ये कहता है कि मुकदमा केवल वही दायर करेगा जो पीड़ित हो, जिसके अधिकार का हनन हुआ हो, जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो। केवल वही मुकदमा दायर कर सकता है अपने लिए, उसके लिए कोई दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस नियम को थोड़ा सरल बना दें और पीड़ित के लिए हम दूसरे को दे दें अधिकार कि दूसरा कोई व्यक्ति भी मुकदमा दायर कर सकता है, कोई संस्था मुकदमा दायर कर सकती है, तो जो व्यक्ति न्याय पाने में स्वयं सक्षम नहीं है, वो नहीं जानता इसके विषय में, ये भी नहीं पता कि कहाँ जाएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये घटना हो गई, कहाँ जाओगे? सिविल अदालत में जाओगे, क्रिमिनल कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो आप पढ़े लिखे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आप ये शायद
कॉन्फिडेंस के साथ निर्णय न ले पाओ कि इस मामले में हाईकोर्ट ही जाना चाहिए, इस मामले में यही जाना चाहिए, आप निर्णय नहीं कर पाओगे जबकि आप पढ़े लिखे हो, आपने इतनी जानकारी अर्जित की है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो न्याय का क्षेत्र बड़ा टेक्निकल है, बड़ा जटिल है, हमें नहीं पता चलता कि हमें न्याय मांगने जाना कहाँ है। तो बहुत सारे अवसर तो ऐसे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमें पता है तो हमारे पास पैसा ही नहीं। भाई अगर हम बताएं कि तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अब सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े बड़े वकील हैं वो एक पेशी का 10 लाख रुपए ले लेते हैं, मुकदमा दायर करने में ही 50,000 60,000 1 लाख रुपए मिनिमम खर्च हो जाएंगे। गरीबी की हालत में मुकदमा दायर करोगे तो, कोई दया खा करके मुकदमा दायर करेगा तो लाखों रुपए होंगे, तब तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे, नहीं तो कैसे जाओगे, जा ही नहीं सकते, तो न्याय कैसे मिलेगा। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए यह जरूरी है कि इस नियम को रहने तो दिया जाए लेकिन इस नियम को थोड़ा सरल बनाया जाए। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने लोकस स्टैंडी की नई व्याख्या की और कहा कि अगर दूसरों के हित के लिए, अपने हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए अगर कोई मुकदमा दायर किया जा रहा है तो उसमें व्यक्ति का स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है। दूसरों के हित के लिए अगर कोई मुकदमा दायर हो रहा है तो उसमें व्यक्ति का स्वयं पीड़ित होना जरूरी नहीं है। यानी हम अगर हमारे अधिकारों का हनन नहीं हुआ है लेकिन हम दूसरे के अधिकार का हनन रोकने के लिए या उसे न्याय दिलाने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, बशर्ते उसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, उसमें हमारा कोई हित ना हो। तो दूसरों के हित के लिए, लोक हित, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें दूसरों का हित हो, जिसमें अन्य लोगों का हित हो, ऐसे लोगों के हितों के लिए मुकदमा यदि दायर किया जाता है तो ऐसे मुकदमे को लोकहितवाद कहेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे। जब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह जजमेंट दिया, लोकस स्टैंडी की नई व्याख्या की कि भाई वैसे तो पीड़ित को ही मुकदमा दायर करने का अधिकार होगा, लेकिन अगर कोई गरीबी के कारण, कोई नासमझी के कारण न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी दूसरी संस्था उस व्यक्ति के लिए न्याय पाने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है। और जब ऐसे मुकदमे दायर किए जाएंगे जो स्वयं के लिए नहीं दायर किए गए हैं, जब ऐसे मुकदमे दायर किए जाएंगे जो स्वयं के लिए नहीं दायर किए गए हैं बल्कि दूसरों के लिए दायर किए गए हैं, ऐसे मुकदमों को PIL कहा जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाएगा। बस फिर क्या था, ये कॉन्सेप्ट आते ही न्याय के क्षेत्र में क्रांति आ गई पूरी तरीके से। और ये क्रांति केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य देशों में भी आया। भारत में भी न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, इन दोनों न्यायाधीशों ने अपने निर्णयों के माध्यम से भारत में भी जनहित याचिकाओं को लागू करने की घोषणा कर दी कि भारत में भी ऐसी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। PN भगवती ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायमूर्ति को एक लेटर लिख दे, पत्र लिख दे और यह लिख दे कि इसी को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया जाए, अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि इस पत्र में मेरिट है तो उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लेगा और उसकी सुनवाई करेगा। और इस तरीके से भारत में जो जनहित याचिकाएं हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं। यानी भारत में जनहित याचिकाएं वे याचिकाएं हैं जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं और दूसरों के हित के लिए होती हैं, स्वयं के हित के लिए नहीं होती। ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका कहते हैं। जब से भारत में जनहित याचिकाओं की संकल्पना विकसित हुई है, न्याय के क्षेत्र का विस्तार हुआ है, गरीबों को, कमजोर वर्गों को न्याय मिलना आसान हुआ है, जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए न्याय सुलभ हुआ है, न्याय गरीब क्षेत्रों तक, दूर दराज क्षेत्रों तक सरलता से पहुंच सका है, शीघ्र, सस्ता, सरल, लचीला न्याय मिला है। क्योंकि PIL उस परंपरागत तरीके से नहीं सुनवाई होता जैसे परंपरागत मामलों की सुनवाई होती है, यहाँ फटाफट सुनवाई होती है। नतीजा यह है कि शीघ्र, सरल, सस्ता, लचीला न्याय पाने का साधन बन करके उभरा है ये PIL। इतना ही नहीं, PIL के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हुई है, इसने मूलाधिकारों का विस्तार किया है। जितने भी नए नए मूलाधिकार जन्मे हैं, जैसे अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के खराब प्रभावों के विरुद्ध अधिकार अब मूल अधिकार है। जीवन जीने, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार मूल अधिकार है, निजता का अधिकार मूल अधिकार है, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार मूल अधिकार है। ये सब अधिकार उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ही प्रतिपादित किए हैं। तो न्यायालय ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से मूलाधिकारों के क्षेत्र का विस्तार किया है। इतना ही नहीं, जब जब सरकारी अधिकारियों ने निरंकुशता दिखाई है, सरकारों ने अधिकारों का मनमाना प्रयोग किया है, तब तब सरकारों पर नियंत्रण करने के लिए जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया गया है और जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकारों पर नियंत्रण रखने का प्रावधान किया गया है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मामले हैं, जैसे अभी देखो जो सबसे प्रचलित मामला है आपके लिए, दिल्ली में जो कोचिंग में बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, उस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई, उच्च न्यायालय में भी सुनवाई हुई। न्यायालय ने प्रशासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का काम किया है कि भाई सरकार, प्रशासन की लापरवाही है, अगर NOC नहीं है तो कोचिंग कैसे चल रही है, बिना परमिशन के कैसे चल रही है, तो इसके लिए परमिशन होनी चाहिए, MCD की परमिशन होनी चाहिए। तो सब कुछ भ्रष्टाचार के जरिए चूंकि चल रहा है, तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए जनहित याचिकाएं दायर होती हैं और उन जनहित याचिकाओं के माध्यम से सरकारी संस्थाओं के प्रशासन पर भ्रष्टाचार लगा है, सरकारी अधिकारियों की निरंकुशता पर अंकुश लगा है। ये सब फायदे हैं जनहित याचिकाओं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि पहले से ही न्यायालय पर कार्यभार बहुत अधिक है और जैसे जैसे जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे न्यायालय पर कार्यभार भी बढ़ता जा रहा है। तो जनहित याचिकाओं ने न्यायालय पर कार्यभार बढ़ा दिया है। दूसरा, जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय को कार्यपालिका और विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल रहा है। जब सरकार काम नहीं कर रही है तो न्यायालय आदेश दे रहा है कि करो, मैं आदेश दे रहा हूं। तो इसने
न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। इसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं कि न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। जो काम कार्यपालिका के क्षेत्र का है उसको न्यायालय करवा रहा है, तो इसको न्यायिक सक्रियता कहते हैं। ये एक बुराई है, न्यायिक सक्रियता एक बुराई है। इसको हम लोग इसके जस्ट बात पढ़ेंगे, न्यायिक सक्रियता। इसके अलावा कभी कभी राजनीतिक आधार पर भी जनहित याचिकाएं दायर होती रही हैं। तो ये जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग है, खूब होता रहा है। जैसे अभी एक जनहित याचिका दायर हुई है कि अभी 2 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है कि भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे कि वो इजरायल को हथियार न दे। उनसे पूछो कि तब कहाँ थे जब कारगिल युद्ध के समय तुम्हारे पास गोला बारूद कम पड़ गया था और हथियारों की सप्लाई इजरायल ने की थी। हथियारों की सप्लाई हमको इजरायल ने की थी कारगिल युद्ध के दौरान। जितने इंटेलिजेंस उपकरण हैं वो कारगिल ने हमें सप्लाई किए थे। तब नहीं आए सामने कि भारत सरकार इजरायल से हथियार क्यों ले रही है, पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है तो हमला खा लेने दो, क्यों हम पाकिस्तान को दबाव डाल रहे हैं, क्यों हम पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, खुद हार जाओ। गजब दिमाग है भाई इस देश के लोगों का, गजब दिमाग है। और याचिका दायर करने वाले लोग कौन है पता है? हर्ष मंदर, जहांद्रेज, प्रशांत भूषण, कोई सीनियर सरकारी वकील है, कोई पहले आईएएस रह चुका है, कोई अर्थशास्त्री है। दिमाग से कमजोर नहीं है, लेकिन दिमाग से सड़े हुए लोग हैं, दिमाग से सड़े हुए लोग हैं। तो राजनीतिक आधारों पर, पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने उसी समय कहा, पहले भी ऐसे बहुत दायर हुई, मैंने तो अभी बताया है, कुछ नहीं होना है इसमें, क्योंकि नीतिगत फैसला है ये। अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि किस देश से हथियार खरीदना है, किस देश से हथियार नहीं खरीदना है, किसको हथियार बेचना है, तो फिर चल चुका शासन इस देश का। तो उच्चतम न्यायालय को तो ऐसी याचिकाएं इंटरटेन ही नहीं करनी चाहिए, खारिज कर देनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी कुछ जज महान होते हैं, और मुझे लगता है इस पर कोई डिसीजन आएगा भी नहीं फिलहाल, क्योंकि ये पूरी तरीके से मिसयूज है, जनहित याचिकाओं का मिसयूज है। जनहित याचिका हमारे लिए है, गरीबों को न्याय देने के लिए है, शोषितों को न्याय देने के लिए है। तुम जनहित याचिका दायर कर रहे हो कि किसको हथियार बेचे और किसको ना बेचे। क्या कैसे कैसे लोग हैं इस देश में, और तथाकथित रूप से उन्हें कभी कभी ऊंचे पद भी मिलते रहे। तो जनहित याचिकाओं का राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग होता रहा है, हो रहा है। इसलिए पीएन भगवती ने ये कहा था कि हमको यानी न्यायाधीशों को ये स्वयं सक्रिय होकर के देखना होगा कि कोई जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न करे, और अगर कोई जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग करता है तो इसके लिए न्यायालय उन्हें दंडित भी कर सकता है, उन्हें जेल की सजा भी सुना सकता है। तो ये जनहित याचिकाएं फिलहाल न्याय को लचीला बनाने का, सुलभ बनाने का, गरीब लोगों को न्याय दिलाने का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन दुरुपयोग हमेशा होता रहा है। जैसे अभी एक और जनहित याचिका दायर हुई थी कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, म्यांमार लेने के लिए तैयार था, भारत सरकार भेजने के लिए तैयार थी हमारे यहाँ, ऐसे ही कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर कर दी कि रोहिंग्याओं को मत भेजो। उसमें भी यही प्रशांत भूषण खड़ा हुआ था वकील के रूप में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई रोहिंग्या जाने के लिए तैयार है, तो ये हुआ कि हाँ जाने के लिए तैयार है। रोहिंग्याओं ने कहा हम जाने के लिए तैयार है। म्यांमार लेने के लिए तैयार है, म्यांमार सरकार की ओर से कहा गया हाँ लेने के लिए तैयार है। भारत सरकार भेजने के लिए तैयार है, तो भारत सरकार ने कहा हाँ हम भेजने के लिए तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई जिसको भेजा जाना है, जब वो जाना चाहता है और अवैध शरणार्थी हैं, भारत में रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, भारत में चले आए हैं, वो जाना चाहते हैं, म्यांमार लेने के लिए तैयार है, भारत भेजने के लिए तैयार है, तो तुमको क्यों पीड़ा हो रही है? तुम काहे चले आए जनहित याचिका में, हमारा समय बर्बाद किया तुमने। लेकिन बस समस्या यहाँ पर यह है कि ऐसे मामलों में कम से कम करोड़ों रुपए का फाइन लगा देना चाहिए, इसके बाद लोगों की रूह कांप जाए ऐसे फर्जी जनहित याचिकाएं में। उच्चतम न्यायालय यही गलती करता है, 1 रुपए की फाइन लगाता है, 1000 रुपए की फाइन लगाता है, 2000, 5000, जिनकी इनकम ही सालाना 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, उनके लिए इन फाइन का क्या मतलब है? तो यहाँ ये कमी है, लेकिन होपफुली आगे चलकर बेहतर होगा। चलो लिखो, जनहित याचिका लिखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिखो, लिखो। यह लोकस स्टैंडी नियम की सरल व्याख्या है, लोकस स्टैंडी नियम की सरल व्याख्या है। लोकस स्टैंडी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, लोकस स्टैंडी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है कि पीड़ित ही वाद यानी मुकदमा दायर कर सकता है। वाद यानी मुकदमा, सूट, केस। पीड़ित ही वाद यानी मुकदमा दायर कर सकता है। सर्वप्रथम अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से, कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से इस नियम की उदार व्याख्या की, इस नियम की उदार व्याख्या की, और पीड़ित के लिए, पीड़ित के लिए दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को, पीड़ित के लिए दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं को याचिका दायर करने का अधिकार दिया, याचिका दायर करने का अधिकार दिया। पैरा चेंज करो। भारत में भी न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने, या एक मिनट, इसमें लिख लो, वाद दायर करने का अधिकार दिया। इसे जनहित याचिका कहा गया, ये लिख लो पहले, इसे जनहित याचिका कहा गया, लोकहित वाद कहा गया, इसे जनहित याचिका कहा गया, पीआईएल कहा गया, इसे पीआईएल कहा गया। अब पैरा चेंज करके लिखो, भारत में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने, भारत में भी न्यायमूर्ति पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने जनहित याचिका की शुरुआत की, जनहित याचिका की शुरुआत की। जनहित याचिका पीआईएल, पीआईएल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय,
और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका है जो दूसरों के हित के लिए जारी की जाती है, जो दूसरों के हित के लिए जारी की जाती है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती का मानना है कि उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसी लेटर को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। इसी लेटर को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है। अब लिखो महत्व या लाभ। महत्व लिखो पहला पॉइंट, महत्व में लिखो पहला पॉइंट, यह गरीबों कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने का सस्ता सरल लचीला और सुलभ साधन है। यह गरीबों कमजोर वर्गों को न्याय उपलब्ध कराने का सस्ता, सरल, लचीला और सुलभ साधन है। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसने न्याय के क्षेत्र को गतिशील बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसने मूलाधिकारों के क्षेत्र को विस्तृत बनाने में सहायता दी है। विस्तार देने में सहायता दी है। जैसे अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या इसी का परिणाम है। आर्टिकल 21 की उदार व्याख्या इसी का परिणाम है। वो हम लोग उदार व्याख्या आगे समझेंगे, आर्टिकल 21 जब पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 की उदार व्याख्या इसी का परिणाम है। अगला पॉइंट लिखो। इसने लोक प्राधिकारियों के भ्रष्टाचार और निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। और शासन प्रशासन में गुणवत्ता में वृद्धि की है। अब लिखो कमियां या सीमाएं। पहला पॉइंट लिखो। इसने न्यायालय पर कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। खूब जनहित याचिकाएं आती हैं। इसने न्यायालय पर कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि कर दी है। अगला पॉइंट लिखो। इसने न्यायिक सक्रियता जैसी बुराई को जन्म दिया है। अब न्यायिक सक्रियता कल पढ़ेंगे, आज समय कंप्लीट होने जा रहा है, तो न्यायिक सक्रियता कल पढ़ेंगे, लिखेंगे। आज इतना लिख लो, इसने न्यायिक सक्रियता जैसी बुराई को जन्म दिया है। अगला पॉइंट लिखो। यदाकदा राजनीतिक स्वार्थवश इसका दुरुपयोग भी किया जाता रहा है। जैसे अभी मैंने बताया, भारत सरकार इजराइल को हथियार न बेचे। राजनीतिक स्वार्थवश इसका दुरुपयोग भी किया जाता रहा है। यद्यपि न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने इस अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए यह कहा था कि हमें स्वयं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखना, उनका स्टेटमेंट है, हमें स्वयं इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सतर्क रहना होगा। तो ये हो गया जनहित याचिका के बारे में। बाकी अब हम लोग कल न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिस्ट्रेंट, बहुत सारी अभी कॉन्सेप्ट बहुत कुछ पढ़ना है। वो सारी चर्चा हम लोग कल करेंगे। चैट ऑन करते हैं और आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रुति, वंशिका, अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों को भी शुभकामनाएं टीचर्स डे की। अंश ठीक है, थैंक यू। पूनम थैंक यू। अमीषा ठीक है। आस्था थैंक यू। आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स डे के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, और बहुत बहुत आशीर्वाद। मेहनत कीजिए, पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए। सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, ये भी तय है। परिश्रम से ही मिलेगी, और जितना अधिक परिश्रम करेंगे सफलता के नज़दीक उतना अधिक पहुँचेंगे। परिश्रम से वंचित रह जाएंगे, कम परिश्रम करेंगे, कोई आपसे ज़्यादा कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा। लेकिन परिश्रम कब, कैसे, कहाँ, कितना कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। वो हमेशा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। जो एग्जामिनेशन की नीड है, जो एग्जामिनेशन की जरूरत है, उसी एग्जामिनेशन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही आपको पढ़ते रहना है। जरूरत कैसे पता चलती है? एक तो हम लोग क्लास में उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको गाइड कर देते हैं। दूसरा PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।
वो आपके सही मार्गदर्शक है। आप उन्हें फॉलो करते रहोगे तो वो आपको सही रास्ता दिखाते रहेंगे। उन्हें फॉलो करना बंद कर दोगे तो फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए जो पीवाईक्यूज हैं उन पीवाईक्यूज को आधार मानते हुए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आप यही करते हो। कोई भी एग्जाम देना है तो देखना पड़ता है कि भाई हम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी बच्चे ने पूछा राजनीति के जनक कौन है? अच्छा, राजनीति के जनक तो अरस्तु है, लेकिन उन्होंने राजनीति का ये चेहरा कल्पना नहीं की थी जो आज हमको दिख रहा है। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? अगर बजट में पैसा कम पड़ जाए, जैसे मान लो 2000 करोड़ रुपए मिला, कम पड़ गया और संसद का अधिवेशन होने वाला है, तो फिर कहते हैं भैया कुछ एक्स्ट्रा दे दो, सप्लीमेंट दे दो, इसका कुछ तो सप्लीमेंट्री ग्रांट है ये। तो बजट में कैसा पैसा कम पड़ गया तो अतिरिक्त मांग लेते हैं। वैसे ही पेश होता है, जैसे बजट पेश होता है वैसे ही पारित होता है जैसे बजट पारित होता है। उसको अनुपूरक अनुदान कहते हैं, आर्टिकल 115। न्यायाधीश और न्यायमूर्ति में अंतर, ये तो कल मैंने बताया था, है ना। न्यायमूर्ति का मतलब एक व्यक्ति को जब संबोधित करते हैं तो केवल संबोधन का अंतर है, और जब सबों को संबोधित करते हैं तो न्यायाधीश लिख देते हैं। न्यायिक सेवा का मतलब है जैसे सिविल सेवा है, आईएएस पीसीएस बनते हो, डीएम बनते हो, एसपी बनते हो, ऐसे ही न्यायिक सेवा होती है जिसमें लोग जज बनते हैं, उसको जुडिशियल सर्विस कहते हैं। अबॉलिशमेंट ऑफ आर्टिकल 21, ये कहाँ तुमने पढ़ लिया? आर्टिकल 21 कभी अबॉलिश नहीं हो सकता, नेवर नेवर नेवर। आर्टिकल 21 को अबॉलिश करने का मतलब है मौत को दावत, ऐसे समझ लो सीधे सीधे। इसलिए आर्टिकल 21 कभी अबॉलिश नहीं हो सकता। अब कहते हैं चैट को डिसेबल करवा दीजिए। अच्छा चलो, मैं आपका फीडबैक दे दूंगा मैनेजमेंट टीम को। तो हाँ ठीक है, एथिक्स वाला पेपर पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ेंगे, तैयारी कराई जाएगी, सारी चीज़ों की तैयारी होगी, प्रिपरेशन सारी चीज़ों की होगी। चैट को डिसेबल करवा दें। अच्छा, आप लोग चैट पर ध्यान ही मत दो, चैट पर ध्यान ही मत दो, पढ़ो सिर्फ। चैट पर तब आओ जब मैं अंत में 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए कहता हूँ, तब आप चैट पर आइए, एक्टिव होइए। अन्यथा आप चैट पर खुद इनएक्टिव रहिए। डोंट फोकस ऑन चैट, फोकस ओनली ऑन क्लास। जो लोग एक्टिव होने एक्टिव रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, लगातार मैसेज हैप्पी टीचर्स डे के अधिक हैं। तो अगेन आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरी ओर से हम सबकी पूरी टीम की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से आप सबको बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। हम सबका सहयोग आपके साथ हमेशा बना रहेगा, लेकिन सहयोग पाने के लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा, श्रम आपको करना पड़ेगा। आप आगे आएंगे, कहीं किसी भी लेवल पर कोई